तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्लास 9 का जो है पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर है और इसका नाम है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ध्यान देंगे ये जो शब्द आया हुआ है लोकतंत्र, इसके बारे में। ये लोकतंत्र जो है ना, इसको यदि हम तोड़ करके देखना चाहेंगे तो इसको हम दो टुकड़े में तोड़ेंगे, दो भागों में तोड़ेंगे और इसका जो अर्थ निकलेगा, एक तो होगा हमारा लोक और दूसरा होगा तंत्र। यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे, इस चैप्टर में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर लोकतंत्र क्या है, और दूसरे शब्दों में हम देखेंगे कि लोकतंत्र हमारे देश के लिए क्यों आवश्यक है। ये लोकतंत्र है तो हमारे लिए क्या है, इसको जान करके हम क्यों पर जाएंगे, क्योंकि क्यों बहुत बड़ा क्वेश्चन क्रिएट करता है और इसी से रिलेटेड ये पूरा चैप्टर है। तो चलिए हम देखते हैं, लोकतंत्र दो शब्दों से बना हुआ है और इसमें हम देखेंगे कि क्या इसका मीनिंग निकलता है। तो सबसे पहले आप लोक को यदि देखेंगे, लोक यहाँ पे यदि देखेंगे तो इसमें हमको अर्थ जो निकलता है वो हमें डिनोट करता है, लोक मतलब होता है जनता, लोग होता है, आदमी होता है, जितने भी लोग हमारे देश में हैं वो सारा लोक के अंतर्गत आता है। वहीं जो दूसरा शब्द है तंत्र, और ये तंत्र का अर्थ होता है शासन करना। जैसे आप जानेंगे कि हमारा पहले जो होता था ना वो राजतंत्र होता था। क्या होता था? राजतंत्र होता था। मतलब कह सकते हैं कि राजा के द्वारा शासन किया जाता हो, उसी को हम लोग राजतंत्र कहते थे। यहाँ पे दो शब्दों में ये भी टूट रहा है, एक राज है और एक तंत्र है। मतलब राज मतलब शासन, ये राजा के द्वारा, और तंत्र मतलब वैसा व्यवस्था शासन करने की जो पद्धति है वो, तो राजतंत्र हो गया। तो दूसरे शब्दों में अभी जो हमारे देश में है वो लोकतंत्र देखने को मिलता है। लोकतंत्र अर्थात जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन। तो हम देखेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अभी यदि आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कुछ भी हम लोग बनाते हैं तो जनता का सपोर्ट होता है, जनता का वोट होता है, और जनता जिसको चुनेगा वही जा करके हमारा सरकार बनता है और वही फाइनली हमारा देश को चलाता है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि लोकतंत्र अर्थात लोगों के द्वारा किया जाने वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है। वहीं हम आगे देखेंगे कि ये लोकतंत्र हमारे लिए क्यों आवश्यक है, हमारे देश के लिए क्यों आवश्यक है। तो चलिए यहाँ पे आप देख पाएंगे ये परिचय में बोला जा रहा है। परिचय को एक बार यदि आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे कह रहा है कि लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषता क्या है। हम बहुत सरल परिभाषा से शुरुआत करते हैं, फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। यहाँ हमारे उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करना। यह अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक, दो शब्द यहाँ पे आया है, गौर करने की बात है। लोकतांत्रिक है और गैर लोकतांत्रिक है, और शासन में अंतर कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देना होगा कि लोकतांत्रिक अर्थात कह रहा है कि लोगों के द्वारा जो शासन किया जा रहा है उसको लोकतांत्रिक देश कहेंगे, और वहीं जो लोगों के द्वारा नहीं, राजा के द्वारा या फिर किसी शासक के द्वारा शासन किया जा रहा है, जहाँ पे लोग का कोई रोल नहीं होता है, जनता का कोई रोल नहीं होता है, उसी को हम लोग गैर लोकतांत्रिक शासन कहते हैं। तो दोनों में हम यहाँ पे अंतर कर पाएंगे कि कौन सा देश लोकतांत्रिक होगा और कौन सा गैर लोकतांत्रिक होगा। इसके बाद हम यहाँ पे ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि ये जो है इसका जो परिभाषा है उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और इसमें कहा जा रहा है कि अध्याय के अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर के लोकतंत्र के बृहद परिभाषा पर आएंगे। मतलब कह सकते हैं कि लोकतंत्र जो हमने आपको बताया, और यहाँ पे थोड़ा सा और बताने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र आखिर होता क्या है। तो इसका जो परिभाषा होता है ना, तो आप ध्यान देंगे तो वैसा शासन जिसको जनता लीड करता हो, जनता के लिए करता हो और जनता के द्वारा किया जाता हो। समझने की बात है, कौन कर रहा हो? जनता। सभी में रोल किसका होगा? जनता का होगा। शासन कौन करेगा? जनता करेगा। किसके लिए शासन करेगा? तो उस देश के जितने भी जनता है उसके लिए करेगा। कौन करेगा? तो जनता करेगा। मतलब टोटली आप कह लीजिए कि सारा जो काम करने वाला है वो किसका होने वाला है? तो जनता का होने वाला है, देश के नागरिक का होने वाला है। चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे कि आगे क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि समकालीन दुनिया में लोकतंत्र की सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है। अभी कहने का अर्थ क्या है? समकालीन मतलब इस काल में, समकालीन मतलब अभी का जो समय चल रहा है, इसमें दुनिया में लोकतंत्र ही मतलब जोर दे रहा है कि लोकतंत्र ऐसा शासन व्यवस्था है जो सबसे लोकप्रिय शासन व्यवस्था है। क्या कह सकते हैं कि सारे देश, मतलब कह लीजिए अधिकतर जो देश है ना दुनिया में, उस देश में अधिकतर देशों में अभी लोकतंत्र चल रहा है। हमारा देश यदि भारत में पूछे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, राजतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। तो कह लीजिए ये जो है लोकप्रिय शासन व्यवस्था कौन सा?
तो ये लोकतंत्र जो है वो सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है, शासन व्यवस्था है। इसके आगे क्या कह रहा है तो आप यहाँ पे गौर करेंगे तो पता चलेगा। बोल रहा है पर ऐसा क्यों? ये तो हमने देखा कि लोकप्रिय शासन व्यवस्था है, लेकिन ऐसा क्यों है? अधिकतर देश इसको क्यों लागू करता है कि लोकतंत्र जो है हमारे देश में भी रहे तो हमारा देश का शासन व्यवस्था अच्छा से चलेगा? ऐसा क्यों? कौन सी चीज़ इसे दूसरी व्यवस्था से बेहतर बनाती है? दूसरी व्यवस्था दैट मीन्स हमने बोला आपको कि राजतंत्र भी होता है, लेकिन राजतंत्र राजा अपने तरीके से शासन करता है। राजा को लगेगा कि ये नियम अच्छा है तो वो लागू कर देगा, राजा को लगेगा कि इसको हम ये सज़ा दे देंगे तो वो सज़ा दे देगा, लेकिन वो लोकतंत्र में नहीं होता है। लोकतंत्र के लिए एक नियम होता है, एक रूल होता है जिसमें सभी जनता को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। वही यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा है। दूसरे शब्दों में हम देखें तो आगे बोल रहा है क्या यही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है? कह रहा है कि शासन जो होता है उसका सर्वोत्तम मतलब सबसे ऊपरी व्यवस्था है क्या ये? कौन सा? लोकतंत्र। तो आप देखेंगे शासन का जो व्यवस्था होता है एक तो गांव स्तर का होता है सबसे निचला, उससे ऊपर यदि आप देखेंगे तो पंचायत स्तर का होता है, उसके बाद ब्लॉक स्तर का, उसके बाद जिला स्तर का, उसके बाद राज्य स्तर का, और सबसे ऊपर जो होता है ना देश का होता है, कंट्री का होता है। तो आप देख लीजिए कंट्री में हमारा कौन सा शासन है तो लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र कह लीजिए सर्वोत्तम व्यवस्था है। इसके बाद इन सवालों पर हम इस अध्याय के बाद वाले हिस्से में चर्चा करेंगे। यानी कि कह रहा है कि इन सारा जो सवाल है कि क्या सर्वोत्तम व्यवस्था है उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो गौर करने वाली बात यह है साथियों कि आप देख लीजिए कह रहा है फर्स्ट में कि लोकतंत्र क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है, आप यहाँ पे आपके भी मन में चल रहा होगा कि आखिर लोकतंत्र क्या है, चैप्टर का नाम ही था, और लोकतंत्र क्यों आवश्यक है यही नाम था। तो यहाँ से हमारा ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर लोकतंत्र क्या है। जैसा कि हमने पहले भी बताया और यहाँ पे थोड़ा सा और ब्रीफ डिफिनेशन के साथ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे क्या है। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। सरकार का विभिन्न रूप होता है, अलग अलग तरीके से वो शासन करता है। लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों की कुछ सामान्य विशेषताएं लिखें। बोल रहा है कि लोकतंत्र को आपको ध्यान में रखते हुए देखना है कि सरकार का जो सामान्य विशेषता है वो क्या क्या है। यहाँ पे आप देखेंगे तो लोकतांत्रिक सरकार कौन कौन सा है और गैर लोकतांत्रिक सरकार कौन कौन सा है। तो अभी पीछे ही हम थोड़ा बताए थे कि लोकतांत्रिक सरकार क्या होता है और गैर लोकतांत्रिक सरकार क्या होता है। वैसा सरकार जो लोगों के द्वारा चुना जाता हो उसी को हम लोग लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं, और वैसा सरकार जिसमें लोग का कोई रोल नहीं हो, गैर लोग मतलब लोग का कोई रोल नहीं हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैर लोकतांत्रिक सरकारें कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और देखेंगे कि परिभाषा की ज़रूरत क्यों पड़ी है। तो परिभाषा हम देखते हैं साथियों कि कोई भी चीज़ होता है ना जिसको हम ब्रीफ में जानना चाहते हैं, थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं, तो वहाँ पे परिभाषा का ज़रूरत पड़ता है। जैसे आप नीचे क्लास में संज्ञा पढ़े होंगे, नाउन पढ़े होंगे, तो वहाँ पे नाउन का परिभाषा आप देखे होंगे, कुछ और पढ़े होंगे तो उसका परिभाषा आप देखे होंगे। उसी तरह से हम लोग अभी यहाँ पे लोकतंत्र पढ़ रहे हैं तो लोकतंत्र का भी कोई परिभाषा होता होगा। उसी चीज़ों को यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। देखिए बोला गया है कि आगे बढ़ने से पहले आप सबसे पहले एक मेधावी छात्र उसको कहते हैं जो तेज होता है। क्लास में तेज स्टूडेंट को मेधावी छात्रा कहते हैं या छात्र कहते हैं। लड़की के लिए छात्रा होता है, छात्र लड़के के लिए, है ना। बोल रहा है कि आपत्ति पर गौर किया जाए। किसी छात्र को या छात्रा को क्लास में आपत्ति हो रहा है और वह बोलने का प्रयास कर रहा है कि वह लोकतंत्र को परिभाषा करने में इस तरीके से पसंद नहीं करती है कि कुछ बुनियादी सवाल पूछनी चाहिए। जैसे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उसी के आधार पर है। बोल रहा है कि उसकी अध्यापिका मतलब टीचर, उसका नाम है मेटिल्डा लिंगदो ने उसकी सवालों का जवाब देना शुरू किया और कक्षा की अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने लगी। तो देखते हैं कि बहुत सारा ऐसा होता है कि स्टूडेंट क्वेश्चन पूछने वाली होती है या होते हैं, तो आप देखेंगे कि अन्य जो छात्र हैं जो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे वो भी गौर करने लगते हैं कि आखिर उनका सवाल क्या है, वो भी जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट जो है उसका नाम है मेरी और वो क्वेश्चन क्या कर रही है, मैडम मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगा। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा किया और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कह लीजिए कि आप परिभाषा को पहले जाने बिना क्या कर लिए, राज्य व्यवस्था या फिर लोकतंत्र के बारे में पहले बता दिए लेकिन परिभाषा तो नहीं बताएं। ये कह रही है स्टूडेंट जो मेरी है वो किससे, टीचर से। कह रहा है कि मेरे कहने का मतलब है कि
इस काम को हमें पहले करना था। क्या करना था? पहले डिफिनेशन जानना था, उसका परिभाषा जानना था। लेकिन लोकतंत्र के बारे में बता दिया गया लेकिन डिफिनेशन नहीं बताया गया। वही बोल रहा है पहले अध्याय वाली पढ़ाई अब। क्या ऐसा ठीक नहीं होता? कहने का अर्थ है कि यदि पहले अध्याय आपका खत्म हो गया और दूसरे अध्याय में पहले अध्याय का पढ़ाई करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जो चीज़ें पहले करना है, परिभाषा पहले जानना है, तो वो चीज़ें पहले जानने की ज़रूरत है। तो यही कह रही है स्टूडेंट जो मेरी नाम का है वो। अब देखिए यहाँ पे जो मैडम है उस क्लास की, वो कह रही है कि तुम्हारी बातों में दम है, तुम अच्छा पूछ रही हो, क्योंकि तुम जो पूछ रही हो कि परिभाषा पहले जानेंगे तो चैप्टर को समझना आसान होगा। वही बोल रही है मैडम। पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा ही करते हैं? ऐसा ही नहीं करते हैं। कह रही है कि क्या हम भी बहुत सारी चीज़ों को यूज करते हैं? क्या उसका डिफिनेशन जानते हैं, उसका परिभाषा जानते हैं? नहीं। क्या यहाँ पे बोल रहा है? क्या हम कलम, बरसात, प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने से पहले उसकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं? बहुत सारा चीज़ होता है साथियों जिसका हम लोग परिभाषा नहीं भी जानते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें हम यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया कलम का। कलम हम लोग डेली यूज करते हैं लेकिन उसका परिभाषा हम लोग कभी जानने का प्रयास नहीं किए। बारिश होती है, बरसात होती है, उसके बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास नहीं किए। वहीं जो प्रेम शब्द है, अधिकतर लोग प्रेम करते हैं एक दूसरे से, लेकिन क्या उसका डिफिनेशन कोई जानने का प्रयास किया? नहीं किया। यही मैडम बताते हुए उसको बोल रही है कि सभी जगह सब चीज़ों का परिभाषा जानना अच्छी बात नहीं है और हम लोग जानना भी नहीं चाहते। उसके बाद बोल रही है जरा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है? मैडम बता रही है कि सोच करके देखो कि ये शब्द जो हमने बताया, कलम बताया, प्रेम बताया और बरसात बताया, क्या इसका जो है स्पष्ट परिभाषा कोई जानता है? किसी क्लास में किसी ने बताया कि कलम की परिभाषा क्या है, बरसात का परिभाषा क्या है, प्रेम का परिभाषा क्या है? नहीं बताया जाता है। जब हम यूज करते हैं उसको तब बताया जाता है, कहीं डिटेल में आप बहस करेंगे तब बताया जाता है। वही मैडम बोल रही है कि शब्दों का प्रयोग करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं। जैसे कोई शब्द होता है उसके बारे में हमको पता होता है लेकिन परिभाषा नहीं पता होता है तो उसका अर्थ हम उसका यूज करके जानते हैं। जैसे कलम, तो कलम का यूज जैसे हम कहेंगे कलम से हम लोग लिखते हैं, तो हमको पता चला कि कलम का काम क्या है, लिखना है। तो परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं? तो कहेंगे वैसा वस्तु जिससे हम कुछ लिखना चाहें या लिखने का प्रयास करें या लिख सकें, उसी को हम लोग कलम कहेंगे। तो मैडम यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में बताने का प्रयास कर रही है कि बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं जिनका परिभाषा हम नहीं जानते हैं लेकिन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखिए मेरी फिर कहती है कि फिर परिभाषा की ज़रूरत ही क्यों पड़ा? कह रही है, सवाल कितना अच्छा है ये आप सोच करके देखिए कि यदि परिभाषा हम नहीं जानते फिर भी उससे मेरा काम चल रहा है तो आखिर परिभाषा हम लोग जानते ही क्यों है? क्यों जानना चाहते हैं? उसका ज़रूरत क्या है? वही चीज़ अब देखिए मैडम बताते हुए कह रही है हमें परिभाषा की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी वस्तु का उपयोग करने में परेशानी होती है। अब आप सोच करके देखिए ना, आपको नाउन समझ में नहीं आ रहा था, संज्ञा नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन जब कोई आपको बता दिया कि किसी वस्तु के नाम को, किसी स्थान के नाम को, किसी व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं, तब आपका क्लियर हो जाता है। क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ा कि यहाँ पे आप नदी को देखेंगे, किसी नदी को, तो वो संज्ञा होगा या नहीं, क्योंकि परिभाषा से आपको क्लियर हो गया। परेशानी हो रहा था तो यहाँ से परिभाषा जब आपके सामने आया तो क्लियर हो गया। वो मैडम बता रही है। वहीं हमें बारिश की परिभाषा की ज़रूरत तभी होती है जब हमें बूंदा बूंदी और बादल पड़ने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फ़र्क करना हो। कब हम जानते हैं बरसात? जब बूंदा बूंदी हो रहा, छोटा सा बारिश हो रहा और लंबा घना बारिश हो रहा है जो क्या है दिन रात गिरते जा रहा है, तो बरसात किसको कहेंगे? बूंदा बूंदी को बरसात नहीं कहेंगे। बरसात किसको कहें? जब लंबा बारिश हो रहा है, ज़ोर से बारिश हो रहा है उसको। तो डिफिनेशन यहाँ से क्लियर हो गया। लेकिन जानने का प्रयास कब किए? जब बरसात और बूंदा बूंदी में हमको क्या है, अंतर स्पष्ट करना आ रहा हो या फिर परेशानी हो रहा हो तब। अब बोल रही है कि लोकतंत्र पर भी यही बात लागू होता है और हमें इसके लिए भी स्पष्ट परिभाषा की ज़रूरत कब पड़ता है, तो उसके बारे में बोल रही है कि परिभाषा की ज़रूरत है क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों में करते हैं। किसका प्रयोग? तो यहाँ पे लोकतंत्र या फिर बूंदा बूंदी देख लीजिए, कोई भी चीज़ों का ज़रूरत हमको कब पड़ता है? जब हम लोग देखते हैं अलग अलग अर्थ में क्या है। वहीं बोल रही है कि बहुत अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक भी कहती है। कह रही है कि बहुत सारा ऐसा सरकार है जो खुद लोकतांत्रिक नहीं है, वहाँ की सरकारें अच्छी नहीं है, लोकतांत्रिक नहीं है, फिर भी वो लोकतांत्रिक ही कहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी जगह में आप जाएंगे तो आपको जो फेमस जगह है
उस जगह का नाम बताया जाता है। जो अच्छा होता है उसका नाम हम लोग बताते हैं, जो खराब होता है उसका नाम कोई नहीं लेता है। फिर यहाँ पे देखेंगे रिबियांग एक वही क्लास की और भी लड़कियां हैं, वो बोल रही लेकिन हमें परिभाषा बनाने की ज़रूरत ही क्यों है। अब ये अलग क्वेश्चन पूछ दी कि भाई हमें परिभाषा तो चाहिए, जानते हैं ज़रूरी पड़ा तो ले लेंगे, परिभाषा ज़रूरी पड़ा, लेकिन परिभाषा की ज़रूरत ही क्यों है, ये गलत क्वेश्चन है। अब देखिए, एक दिन आपने हमें लिंकन का एक वाक्य सुनाया था। क्या बोल रही है रिबियांग जो स्टूडेंट है, ये बोल रही है कि परिभाषा की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, क्या है हमें। तो उन्होंने बताया कि मैडम आपने जो है एक दिन अब्राहम लिंकन के बारे में बताया था। अब्राहम लिंकन का एक वाक्य है और वो वाक्य क्या है, तो आप गौर करेंगे तो यहाँ से लोकतंत्र का परिभाषा नज़र आएगा, जो हमने पहले ही चैप्टर शुरू करने से पहले बताया था। देखिए क्या बातें हैं, तो लोगों के लिए, लोगों का और लोगों के द्वारा चलाने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। क्या है साथियों, तो यहाँ से आपका ये स्पष्ट हो गया होगा कि लोकतंत्र क्या है। यहाँ तो परिभाषा दे दिया गया, ब्रीफ में परिभाषा दे दिया, डिटेल में क्या है, तो लोगों के लिए स्पष्ट हो रहा है। किसके लिए, लोग के लिए, लोगों की किसकी, लोगों की मतलब जनता की, लोगों के द्वारा, किसके द्वारा, लोगों के द्वारा ही चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। क्या है साथियों, तो हमने बताया कि लोकतंत्र क्या है, तो इसका जो स्पष्ट यहाँ पे आप देखेंगे, उदाहरण कह लीजिए या फिर परिभाषा कह लीजिए, वो क्लियर हो गया। क्या हो गया, जो हमने शुरू में बताया, लोग के लिए ही होगा। किसके लिए होगा, जनता के लिए होगा। जनता है जिसको लोग कहते हैं, जनता कहते हैं, नागरिक कहते हैं, उसके लिए होगा। किसके द्वारा होगा, तो लोगों के द्वारा होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, लोगों के द्वारा ही होगा। और कौन करेगा, तो लोग ही करेगा। तो यहाँ से हमारा क्लियर हो गया, लोकतंत्र किसको कहेंगे, तो जनता के द्वारा, जनता के ऊपर किया गया शासन को ही हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। अब यहाँ से देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो मैडम है वो अब कुछ कहना चाह रही है। क्या बोल रही है, मैं यह नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। बदलाव करने की मतलब जो लिंकन साहब ने कहा कि लोग के द्वारा ही किया जाने वाला शासन, लोग के लिए ही किया जाने वाला शासन ही लोकतंत्र होता है, वही कह रही कि इसमें बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भी यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है, बहुत अच्छा परिभाषा है। जब तक हम इस मसले पर खुद के विचार ना करें तब तक यह तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र ही यही सर्वोत्तम परिभाषा है। लोकतंत्र की जो सर्वोत्तम परिभाषा, मतलब कह लीजिए उसके अलावा कोई परिभाषा ना हो, ऐसा कहना गलत है। मतलब इसका और भी कोई परिभाषा हो सकता है, लेकिन सर्वोत्तम जो परिभाषा है ये कह सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी गिरामी आदमी ने उसके लिए कुछ बहुत अच्छा कहा है या सभी लोग इसे सही मानते हैं। जैसे साथियों आप यहाँ पे देखेंगे ये मैडम कितना अच्छा से बताने का प्रयास की है कि बहुत सारे चीज़ें ऐसा होता है जो गलत होता है, लेकिन कोई बढ़िया आदमी उसको सही बोल रहा होता है ना, तो सारे लोग उसको सही मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। वही यहाँ पे कहने का प्रयास कर रही है कि हमें किसी बड़े आदमी के कह देने से उसे मान लेना जरूरी नहीं है, कभी कभी वो भी गलत हो जाते हैं। चलिए आगे हम देखेंगे, और भी स्टूडेंट है जो जिक्र कर रहे हैं और लोकतंत्र के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये ओलांदा नाम का एक स्टूडेंट है और ये बोल रही है कि मैडम क्या मैं कुछ कह सकती हूँ, वो भी जानना चाहती है, वो भी कुछ कहना चाहती है। हमें कोई परिभाषा तलाशने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी, अब देखिए डिटेल और भी एक्सप्लेनेशन हो रहा है परिभाषा। जैसे हमने पहला परिभाषा देखे, उसके बाद यहाँ पे डेमोक्रेसी जो शब्द आया, इससे ये कौन बोल रही है, योलांदा बोल रही है कि हमने पढ़ा है कहीं डेमोक्रेसी है। क्या है जी, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के बारे में हम लोग देखेंगे क्या बोल रहे हैं। डेमोक्रेसी यूनानी शब्द है। कौन सा शब्द है, तो यूनानी शब्द है, यूनान का शब्द है। यूनान का शब्द जो है डेमोक्रेसिया, डेमोक्रेसिया नाम का यूनानी शब्द है और ये जो है उसी से बना हुआ है, उसी से बना हुआ है। तो डेमोक्रेसिया से बना हुआ है डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे बताने की ज़रूरत है और जानने की ज़रूरत है कि यूनान में डेमोस का जो अर्थ होता है वो लोग होता है, जनता होता है, पीपल होता है, और वहीं क्रेसिया का जो अर्थ होता है वह होता है शासन। तो डेमोक्रेसिया जो शब्द है इसी से हमारा बना लोकतंत्र बना। क्या बना, लोकतंत्र बना, जिसको हम लोग कहते हैं डेमोक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि डेमोक्रेसी जो है वो यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है डेमोक्रेसी, जिसका अर्थ होता है डेमोक्रेसी होता है, या फिर यूँ कह लें कि लोकतंत्र होता है।
तो यहाँ से क्लियर हो गया दूसरा डिफिनेशन, अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। किसका शासन? तो लोगों का शासन हो गया, जनता का शासन हो गया, यही सही अर्थ है। फिर परिभाषा की क्या ज़रूरत है, वही फिर से बताने का कोशिश कर रही है, जानने का कोशिश कर रही है कि इसका अर्थ तो हमको पता चल गया, लेकिन हम परिभाषा पर क्यों टिके हुए हैं, क्यों हमें परिभाषा चाहिए। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं और इसका जो एक्सप्लेनेशन है उससे और क्लियर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे मैडम साहिबा आ गई। अब ये क्या बोल रही है, इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है। ये सवाल तो बहुत ज़बरदस्त है कि क्या है लोकतंत्र, क्योंकि ये चैप्टर में हमको वही पढ़ना है और इसका जो है बहुत ही उपयोगी तरीका क्या है। पर मैं इतना कहूँगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति ही से उसका परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं रहता है। शब्द का उत्पत्ति तो हुआ था डेमोक्रेसी से, लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी से शब्द से तो ये डेमोक्रेसी आ गया और जिसका मतलब लोकतंत्र हो गया, ये तो कह सकते हैं, लेकिन हरदम या हमेशा ये नहीं कह सकते हैं कि शब्द की उत्पत्ति से ही उसका अर्थ लगा दिया जाए। शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा या बंधा रहता है। मूल कहते हैं कहाँ? मूल कहते हैं जड़ से, मतलब वो जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ से जुड़ा हुआ है, ये कह सकते हैं। समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ बदलता भी रहता है। जब कहीं देखेंगे दूसरे जगह चले जाइए या फिर समय के अनुसार से उसका डिफिनेशन या अर्थ जो है वो बदल जाता है। जैसे अब कंप्यूटर शब्द को ही देख लो, क्या होता है कंप्यूटर में, यह जो है कंप्यूटिंग से बना हुआ है। किस अर्थ से बना हुआ है कंप्यूटर? तो कंप्यूटिंग अर्थात गणना शब्द से बना हुआ है। किससे? गणना। कंप्यूटिंग होता है जिसका अर्थ क्या है? गणना है, और उसी से बना हुआ है। तो कह सकते हैं कि पहले जो है कंप्यूटर से गणना किया जाता था। क्या करते थे हम लोग? गणना करते थे, कैलकुलेट करते थे, कुछ हिसाब बनाना रहता था, तो कंप्यूटर का काम था। लेकिन अब देखेंगे कि मुश्किल गणनाओं का सरलता से करने के लिए बड़े अंतर को ही कंप्यूटर कहा जाता था। मतलब कह सकते हैं कि मुश्किल सा काम है वो कंप्यूटर को दे दीजिए, वो सॉल्व कर देगा। लेकिन दरअसल ये बहुत ही शक्तिशाली कैलकुलेटर थे, उस समय के ज़माने में थे, अभी नहीं। अभी क्या है, इसका बहुत सारा काम आ गया, पर आज शायद ही कोई इस अर्थ से कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता है। आज हम लोग कंप्यूटर क्यों यूज करते हैं? किसी को जोड़ने घटाने के लिए तो नहीं करते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर आ गया उसके जगह पर। जोड़ने घटाने गुना करने के लिए नहीं, सॉल्यूशन करने के लिए नहीं, बल्कि कंप्यूटर का उपयोग जो होता है, अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिजाइन बनाने और संगीत बनाने, सुनने और फिल्म देखने के लिए करते हैं। और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसको देखने या बनाने के लिए हम लोग करते हैं। मतलब कह सकते हैं कि कंप्यूटर का जो है उपयोग बहुत सारा कुछ हो गया, लेकिन जिस समय बना था उस समय सिर्फ एक मकसद था, कैलकुलेट करना, मतलब हिसाब रखना। अब कहते हैं पर समय बीतने के साथ उनका जो अर्थ बदला। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ जो होता है भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं होता है। अर्थात कह सकते हैं कि उस शब्द के अर्थ जो हैं उस पर हम लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब ध्यान देना होगा, जो मेरी है स्टूडेंट ये कह रही है कि मैडम आपके कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर खुद सोचने और कोई शॉर्टकट नहीं है। अर्थात कह सकते हैं कि खुद सोचना होगा कि लोकतंत्र आखिर क्या हो सकता है। हमने तो अर्थों में देख लिया कि लोग के द्वारा शासन करना, डेमोक्रेसी देख लिया, लेकिन क्या खुद से यदि हम सारे छात्र मिल करके सोचेंगे, विचार करेंगे, मंथन करेंगे, तो क्या इसका स्पष्ट हम लोग को परिभाषा नहीं पता चल जाएगा? हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसकी परिभाषा गढ़नी होगी। क्या कह रही है स्टूडेंट कि किसी बातों को हम सुनेंगे और सुनी करके रट लेंगे, वो अच्छा नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? सभी लोग मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे और सोच करके इसका एक अलग परिभाषा हम लोग गढ़ने का प्रयास करेंगे। तो लिंगदोह मैडम जो है ये कहती है कि एकदम सही, इसीलिए आओ अब यह काम कर ही डालें, है ना। जब हम लोग तैयार हो जाते हैं, टीचर और स्टूडेंट का कॉम्बिनेशन हो जाता है, मिल जाते हैं, तो लगता है क्या चलो अब देख लेते हैं, इसको अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे खुद करने की एक्टिविटी है और खुद करने की एक्टिविटी पर आप ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। खुद करना है और खुद सीखना है। क्या है, आइए लिंगदोह मैडम की बात की जो है गंभीरता से लें और कलम, बारिश और प्रेम जैसे जो सदा प्रयोग होने वाली जो है साधारण शब्दों की ठीक परिभाषा लिखने का कोशिश करें। जैसे आप बैठेंगे ना, कलम और प्रेम या बारिश या ऐसा कोई शब्द जिसको लेकर के, जैसे किताब ही आप ले लीजिए ना, किताब ले लीजिए और कभी आप सोचे भी नहीं होंगे कि किताब का परिभाषा हमको कोई पूछेगा, लेकिन आप खुद से किताब का परिभाषा पूछिए कि क्या किताब का भी कोई डिफिनेशन हो सकता है, आपको जवाब मिलेगा, क्योंकि आप बहुत सारा डिफिनेशन रटे होंगे। जैसे यहाँ पे बोलना चाह रही है, क्या कलम की कोई ऐसी स्पष्ट परिभाषा है जो उसे पेंसिल या ब्रश या फिर हाइलाइटर या मार्कर से अलग बताती हो?
जैसे आप सोचेंगे ना, सभी का काम तो लिखना है, किसका, पेंसिल का भी, ब्रश का भी, डिजाइन बनाना या फिर हाइलाइटर का भी, मार्कर का भी, लेकिन सभी में से कुछ ना कुछ यूनिक है। जैसे कलम आप देखेंगे तो इसमें इंक डाल करके लिखते हैं, पेंसिल में बिना इंक डाले लिखते हैं, ब्रश जो होता है पेंट करने के लिए होता है, हाइलाइटर हाईलाइट करने के लिए होता है, मार्कर बोर्ड पर लिखने के लिए होता है। सभी का इस्तेमाल अलग अलग जगह पर करते हैं और अलग अलग कामों के लिए करते हैं, लेकिन सभी का मतलब होता है कुछ ना कुछ लिखना, कुछ ना कुछ दर्शाना। तो यहाँ पे वही बताने का प्रयास करती है। और आप यहाँ पे यदि खुद से सोचने का प्रयास करेंगे, खुद से जानने का प्रयास करेंगे आखिर हमें परिभाषा की ज़रूरत ही क्यों पड़ा है। इसके बाद आप देखेंगे इस प्रयोग से आपने क्या सीखा, इसके बारे में लिखना है खुद से। और लोकतंत्र का अर्थ समझने में इस अनुभव ने हमें क्या क्या सिखाया है। यदि आप देखेंगे ये मैडम जो है ये बताने का प्रयास कर रही थी कि डिफिनेशन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। किसी भी शब्द को डिफिनेशन यदि हम जानने का प्रयास करते हैं तो क्या हमें उसके बारे में, उसके तथ्यों को देखते हुए, उसका अर्थ को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अंत में पता चलता है कि एक चीज़ को हम जो मान करके बैठे हैं, रट्टा लगा करके बैठे हैं, वही सिर्फ उसका डिफिनेशन नहीं हो सकता है। ये चीज़ें तो यहाँ से ये स्पष्ट हो गया। लेकिन आप एक चीज़ और गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आप देखिए ये जो है ना बताने का कुछ प्रयास कर रही है। मैंने तो यह भी सुना है कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ लोक पर तंत्र हावी रहता है। अर्थात कह लीजिए कि लोक मतलब जनता पर तंत्र माने शासन जो है वो हावी रहता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, सोचना है और इसके बारे में देखना है। तो चलिए अब हम देखते हैं एक सरल परिभाषा जो है आगे दिया हुआ है, किसका परिभाषा, तो हम लोग जिसको पढ़ रहे हैं और जिस चैप्टर का नाम है परिभाषा से लेकर के, यानी कि लोकतंत्र की परिभाषा। अब उसके बारे में ब्रीफ जानकारी दिया हुआ है। यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा जो मैडम और स्टूडेंट ने मिल करके क्लास में किया कि आखिर परिभाषा को हम लोग जानने का प्रयास करें तो परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि आखिर लोकतंत्र क्या है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक सरल परिभाषा क्या हो सकता है। आइए इस चर्चा पर फिर से गौर करें। जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समस्याओं और असमानताओं तो हम लोग देख रहे थे कि परिभाषा जो है, परिभाषा को तो यहाँ पे बोल रहा है कि आइए उस पर चर्चा करें और फिर गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं। समानता मतलब कह लीजिए कि समान है, एक जैसा है, असमान मतलब अलग अलग है, और समानताओं और असमानताओं से जुड़ी हुई जो है व्यवस्था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था, लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना। यहाँ पे बहुत बड़ा बात कह दिया और इसी से आपका क्लियर हो जाएगा क्या बातें कहा है। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए बहुत ही सरल पैमाना मतलब कुछ भी मापने या जानने का जो वस्तु होता है उसी को हम लोग पैमाना कहते हैं, तरीका जो होता है उसी को पैमाना कहेंगे। तो यहाँ पे लोकतंत्र को जानना है तो यहाँ पे बोला गया कि लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार। यहाँ पे देख लीजिए क्लियर हो गया क्या है, तो सरकार को चुनने का अधिकार है हम सभी के पास। आप देखेंगे भारत के जितने भी लोग हैं उसके अपने पास सरकार को चुनने का अधिकार है। वो अपने अनुसार से सरकार को चुन सकता है, वोट दे करके जिसको वो चाहेगी उसको सरकार बना लेगा और सरकार में जो जाएगा वो पूरे व्यवस्था को चलाएगा। तो इसी के अनुसार से हमने देखा कि लोकतंत्र ही वो है, क्योंकि हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है, इसीलिए हमें वो व्यवस्था मिला हुआ है, वो अधिकार मिला हुआ है कि सरकार को चुन सकते हैं। और यही सरकार के चुनने का अधिकार जो है, इसी होने के अर्थ को ही हम लोग क्या कहेंगे, लोकतंत्र कहेंगे। अब यहाँ से स्पष्ट करना होगा। आगे हम लोग देखेंगे आगे क्या है, तो देखेंगे आप एक इसका जो आप डिफिनेशन है ना वो बहुत ही स्पष्ट आ गया है। इसीलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं। और वो परिभाषा क्या हो सकता है, तो लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। बस इतना ही छोटा सा डिफिनेशन है। वो क्या है, तो लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है। किसका रूप, शासन का। शासन करना मतलब एक शासक होता है, एक शासन करने वाला होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें हम कह लेते हैं कि जैसे हमारा पहले राजा होते थे, अभी क्या है तो लोकतंत्र है, तो लोग जिसको भेजते हैं वही शासक बनते हैं। तो शासन करने का जो तरीका अलग अलग होता है और उसी में से एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों को चुनने का
अधिकार किसको होता है? लोग को होता है। लोग कह लीजिए, जिसको हम लोग कहते हैं जनता कहते हैं, नागरिक कहते हैं, लोग कहते हैं, आम आदमी कहते हैं, उसको चुनने का अधिकार होता है। और यही सब जनता, आम आदमी, नागरिक ही मिल करके सरकार को चुनता है, जिसको हम लोग शासक कहते हैं। और यहाँ से स्पष्ट हो गया लोकतंत्र का परिभाषा। तो ये क्या हो गया? तो लोकतंत्र का परिभाषा यहाँ से क्लियर हो गया। जैसे एक बार आप इसे और देख लेंगे तो लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। कौन करते हैं? लोग करते हैं, जनता खुद करते हैं। स्पष्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे। और आगे क्या है ना, तो आप देखेंगे इसी परिभाषा को अब ब्रीफ में करने का प्रयास किया गया है। और क्या कह रही है कि यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर कर देती है। यहाँ से हमने बताया कि लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक क्या है। तो लोकतांत्रिक वैसा शासन व्यवस्था जिसमें लोगों के द्वारा शासन किया जाता हो, और गैर लोकतांत्रिक में जनता या लोग, वहाँ कोई रोल नहीं रहता है, वो अपने तरह से कुछ नहीं कर सकते हैं। अब म्यांमार के बारे में बताया गया है। म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। जिन लोगों को सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए और शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। यहाँ पे देखेंगे पिनोसे, जिसे चिले है, ये वहीं का जगह है। जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते हैं, ये सब का चुनाव जो है लोग नहीं कर पाते हैं। उसका चुनाव खुद होता है या फिर उसके वंश के लोग होते हैं। कोई राजा है तो उसका बेटा ही वहाँ का राजा बनता है, इस प्रकार से। लेकिन लोकतंत्र में क्या है? लोग जिसको चुन करके भेजे, चाहे वो राजा का बेटा हो या फिर शासक का बेटा हो, ये मायने नहीं रखता है। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। राजशाही कह लीजिए या राजतंत्र कह लीजिए, इसमें भी क्या था? राजशाही, अर्थात राजा के ही खानदान के लोग ही राजा बनते थे। ये चीज़ें अब आगे बताने का प्रयास कर रहा है। देखिए, बोल रहा है कि सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए। सऊदी अरब में देखेंगे शाह लोग शासक नहीं चुनते हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण ही उन्हें यह हक मिला हुआ है या फिर हक पाया है। क्या है कहने का अर्थ? राज परिवार में आपका जन्म हो गया है तो आप वहाँ का शासक बन सकते हैं, ये कहने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। ये परिभाषा जो है राजतंत्र, उसका फैमिली का ही बनता है, ये पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इससे हमें यह समझ में आती है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है, पर इस परिभाषा का उपयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया हो तो फिर इन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बताने का प्रयास किया गया है कि लोकतंत्र जो होता है वो लोगों के द्वारा ही किया जाने वाला शासन होता है। और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे, जैसा कि हम अध्याय 3 में पढ़ेंगे कि समकालीन दुनिया और हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती है। अभी हमने पहले भी बताया था कि सभी जो देश हैं वो लोकतांत्रिक देश नहीं हैं, लेकिन वो खुद को लोकतांत्रिक कहती है या कहलवाना चाहती है या बताना चाहती है कि हम भी लोकतांत्रिक देश हैं, क्योंकि लोकतंत्र जो है वो दुनिया में सबसे बेहतर शासन व्यवस्था वाला जो चीज़ है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसके बाद हम देखेंगे, इसीलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानीपूर्वक फर्क करना होगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा बात यहाँ पे कहने का प्रयास किया है कि एक तो होता है जो असली में लोकतंत्र है, जैसे हमारा देश भारत, ये असली में लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे जनता सरकार को चुनती है। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जो दिखावटी लोकतंत्र वाले देश हैं, जहाँ पे क्या है, जनता तो नहीं चुनती है, लेकिन वो देश के शासक हैं, वो कहते हैं कि हमारा भी देश लोकतांत्रिक है। आगे कह रहा है कि यह काम हम सभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानें, तभी हम कर पाएंगे। कब? जब हमें पता होगा कि लोकतांत्रिक देश क्या है और लोकतांत्रिक देश को हम लोग कैसे जान पाएंगे और क्या हो सकता है, ताकि हमारा भी ये जो हमारा ये डाउट है कि परिभाषा क्या हो सकता है लोकतंत्र का, वो क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे आप देखेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि उसका परिभाषा क्या है या विशेषता क्या है लोकतंत्र का। उससे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि कहाँ पहुँचें और क्या समझें, इसके बारे में आप थोड़ा सा चर्चा करेंगे अपने से, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। क्या है, तो रिबियांग स्कूल में घर गई, और रिबियांग जो है स्कूल से घर गई, रिबियांग स्टूडेंट का नाम है। उसने लोकतंत्र के बारे में कुछ अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों को जमा किया। क्या किया? उन्होंने सोचने का प्रयास किया कि आखिर मैडम ने तो लोकतंत्र के बारे में बता दिया बहुत सारा चीज़, लेकिन पद्धति जो है, ये प्रसिद्ध जो व्यक्ति हैं, बहुत सारे लोग, राइटर वगैरह, उनसे वो जानने का प्रयास किया कि क्या हो सकता है।
एंड इस बारे में उसने इन उक्तियों को कहने या लिखने वाले के नाम का उपयोग नहीं किया। किसने कहा था या किसने लिखा है उसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। वह चाहती है कि आप भी इन्हें पढ़ें और बताएं कि ये युक्तियाँ कितनी अच्छी या उपयोगी है। किन्होंने लिखा या किसका कहा गया है ये नहीं है, लेकिन अब सोचना है आपको कि ये जो लिखा हुआ है ये क्या है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा क्या यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है। फर्स्ट में आप देखेंगे तो लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार होता है। शोषक कहा गया है, शोषक या शोषण दोनों चीज़ होता है। किसी भी व्यक्ति को शोषण करना वो शोषण कहलाता है, लेकिन शोषक जो शोषण कर रहा है उसको हम लोग शोषक कहते हैं। शोषण करना मतलब किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित करना, दबाना, ये जो होता है वो शोषण करने में आता है। तो यहाँ से हम लोगों ने दो चीज़ें देखा। एक परिभाषा यहाँ से स्पष्ट हो गया, और ये परिभाषा क्या है, तो परिभाषा ये हो गया कि लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार होता है। एंड सेकेंड देखेंगे तो लोकतंत्र का मतलब है अपने तानाशाहों का चुनाव करना। तानाशाहों का चुनाव करना, जैसे आप देखेंगे तानाशाही सरकार बहुत बार कहा जाता है, और लोकतंत्र में क्या है, जैसे हमने बताया कि लोग खुद चुनते हैं अपने शासक को, या फिर कह लीजिए तानाशाह यहाँ पे कहा गया है। तानाशाहों का चुनाव करना पर उनके मुंह से अपनी इच्छा की बात सुनने के बाद, मतलब उसका जो इच्छा है उसको हम लोग सुनते हैं और उसको फिर चुनते हैं। जैसे हमारे यहाँ लोकतंत्र में क्या होता है, जनता खुद सरकार को चुनती है, उसके पास वो अधिकार होता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, खुद जनता करती है, वहाँ के व्यक्ति करते हैं, नागरिक करते हैं, वही यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो क्या है, व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। अन्यायपूर्ण जहाँ पे होता है, अन्याय के प्रति वहाँ पे व्यक्ति को रुझान लोकतंत्र के जरूरी बनाता है। कहने का अर्थ है कि लोकतंत्र में जनता को ध्यान में रखते हुए काम किया जाता है। नेक्स्ट यदि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोकतंत्र शासन का ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक हैं वैसी सरकार ही हम पर शासन करे। अर्थात कह सकते हैं हम जिसको चाहेंगे अपना शासक बनाना, जिसको चाहेंगे अपना राजा बनाना, जिसको चाहेंगे अपना प्रधान बनाना, उसी को हम लोग बना सकते हैं। तो लोकतंत्र वही कह रहा है, क्या कह रहा है कि हम जैसा सरकार के लायक हैं, मतलब जैसा सरकार हमको चाहिए, हम जिसको बनाना चाहें, जिसको हम लायक समझ लें, अपने शासक या प्रशासक जो भी कह ले, प्रधान कह ले, वैसी सरकार ही हम पर शासन करे। हम जिसको चाहेंगे प्रधान बनाना, हम जिसको चाहेंगे उसी को हम लोग बना पाएंगे। नेक्स्ट यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे है कि लोकतंत्र की सारी बुराइयों को और अधिक लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है। बोला जा रहा है कि लोकतंत्र में बहुत सारा अभी भी बुराइयां हैं को और अधिक लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है। तो अधिक लोकतंत्र जो है ना, उसी से हम लोग दूर कर पाएंगे, क्योंकि जनता जब चाहेगा ना कि अच्छा सरकार हम यदि चुनते हैं, अच्छा सरकार यदि आ गया तो क्या होगा, अच्छे सरकार आएंगे तो वो विकास का काम करेंगे, लोग का काम करेंगे, और जब लोग का काम होगा, कल्याण का काम होगा, तभी हमारे समाज का विकास हो पाएगा, तभी हमारे देश का विकास हो पाएगा। तो यहाँ से ये बताने का प्रयास किया गया है। अब हम लोग क्या है नेक्स्ट में देखेंगे कि लोकतंत्र की विशेषता क्या है। डेमोक्रेसी जो है वो डेमोक्रेसी का विशेषता क्या है, और ये डेमोक्रेसी का विशेषता के बारे में हम लोग देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये डेमोक्रेसी जो शब्द है, लोकतंत्र है, उसका विशेषता क्या है। तो यहाँ से आज हम लोगों ने देख लिया कि लोकतंत्र जो है उसका परिभाषा क्या है, लोकतंत्र परिभाषा क्या है, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र हमको किसको कहेंगे, और लोकतंत्र कहाँ पे है, कितने सारे देशों में है, या फिर क्या है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे लोकतंत्र लागू है, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे लोकतंत्र तो है लेकिन वो सिर्फ कहने का है। तो यहाँ से ये सारा चीज़ हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि लोकतंत्र की विशेषता क्या है। तो यहाँ से आप ये सारे चीज़ों को देख पाएँ, समझ पाएँ और जान पाएँ।